हेलो, मेरा नाम नेहा है। और जैसे कि हमने कल देखा था, हमारा जो हिंदी का चैप्टर 3 था, उसमें हमने उच्चारण देखे थे बेटी से सेकंड ईयर में, ठीक है। और इसमें क्या देखा था हमने, जो उच्चारण है, जो गद और पद है, उसके अंशों का उच्चारण। सबसे पहले हमने इसमें देखा था अर्थ। उच्चारण का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी हम ध्वनि निकालते हैं अपने मुख से, उसको हम कैसे बोलते हैं, किसी शब्द को, किसी अक्षर को, वो ही आपका उच्चारण है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था गद और पद का क्या मतलब है। गद का मतलब होता है आपकी कहानियाँ, जो भी मतलब एक तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी जाएगी, वो तो हो गया आपका गद। और जब हम बात करते हैं पद की, तो उसमें आपकी कविता आएगी, गाने आएंगे, सॉन्ग्स आएंगे, ठीक है, गीत आएंगे, तो ये सब आपके पद में आते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा उच्चारण है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका भोलेनाथ तिवारी, इन्होंने भाषा की एक परिभाषा दी है, भाषा की, ठीक है। क्योंकि देखो आप खुद ही सोचो, जो अक्षर होते हैं, मतलब कि जो वर्ण होते हैं, और जो हमारे शब्द होते हैं, उससे ही हमारी भाषा बनती है। जब वो हमारे होठों पे आते हैं, हम कोई शब्द बोल रहे, कोई वाक्य बोल रहे, कोई अक्षर बोल रहे, उसके बाद ही वो भाषा बनती है। तो ऐसे भोलेनाथ तिवारी कहते हैं कि जो हमारे वो होते हैं, मतलब कि जो वर्ण है, जो अवयव है उनके, ठीक है। अवयव का मतलब होता है वर्ण, कै ख गै घै वैसा। तो जो भी हमारे अवयव है, उनका जो एक तरीके से आप उनकी एक व्यवस्था है, आप कह सकते हो ना, वर्णमाला में हमारी एक व्यवस्था है, उनके एक निश्चित ध्वनि भी है। अगर कै है, ख है, तो अलग अलग ध्वनियाँ है ना इनके, कैसे ये बोलेंगे, इनका उच्चारण अलग अलग है। तो उन सबको ही आप ये कह सकते हो, जो उनकी व्यवस्था है। और जब हम इनको बोलते हैं, जब लोग अपना एक विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, तो उसको ही हम बोलेंगे भाषा। भाषा का मतलब वही होता है, जब आप एक वाक्य आपके मुख पे आता है, आपके होठों पे आता है, आपके शब्द, आपके अक्षर, तो वो ही आपकी भाषा होती है। जब आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हो, ठीक है, जैसे आप बात कर रहे हो, तो वही आपकी भाषा है, सिंपल। अब हमें ये देखना है कि जो आपके उच्चारण है, ठीक है, इसमें दोष क्या क्या है, या फिर चलो हम इससे पहले उद्देश्य देखते हैं कि उच्चारण के उद्देश्य क्या है। क्यों, मतलब हर एक भाषा में उच्चारण का इतना ज़्यादा महत्व होता है। तो उच्चारण के बिना तो मुझे लगता है कि भाषा कुछ होती ही नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द कैसे बोलेगा, इसलिए इसका इतना ज़्यादा महत्व होता है। और इवन मैं कहूँगी कि हर एक भाषा में होता है। देखो, जब भी आप किसी शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हो ना, अच्छे से बोल पाते हो, तो आपका ना एक अलग ही आत्मविश्वास सा फील होता है कि देखो कितना बड़ा वर्ड है। जैसे होता है ना आश्चर्यचकित, अचानक। जब आप छोटे होते हो तो ये ऐसे ऐसे शब्द हमारे से बोलते नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारी जो उच्चारण है वो अच्छा होता जाता है टाइम के साथ में। और जब हम उसे बोलते हैं तो अच्छा फील होता है कि हमने इस शब्द को इतने अच्छे से बोल दिया, यद्यपि, यदि, ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं। तो जब हमने बड़े अच्छे से बोलते हैं, उनका उच्चारण बड़े अच्छे से करते हैं, तो अच्छा फील होता है। अब इसमें कुछ है आपके दोष, ठीक है, मतलब कि जो उच्चारण के दोष है वो क्या है। अब देखो, लोग मतलब कुछ शब्द होते हैं वो अच्छे से बोल नहीं पाते, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले तो आपका ये हो सकता है, जैसे बच्चे हैं और बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो उनके टीचर है, जो उनके अध्यापक हैं, वो ही ठीक से नहीं बोल पाते कुछ शब्दों को, और इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनका अनुसरण करते हैं, तो वो भी उस शब्द को गलत ही बोलेंगे, ठीक है। पहला कारण आपका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है जहाँ आपका आसपास आप रहते हो, आपका क्षेत्रीय स्थान, उसमें क्या रहता है आपका, जो आपके क्षेत्रीय स्थान होता है। जैसे भी कोई भी इंसान, आपके पड़ोसी, आपके मम्मी पापा, जैसे भी उस शब्द को बोल लेंगे, किसी शब्द को, तो आप भी वैसे ही सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक होता है जैसे परिवार का शिक्षित ना होना, मतलब कि जैसे हमारी फैमिली में पहले कुछ शब्दों का ऐसे ही बोला जाता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं, जब हम शिक्षित होते हैं, तो हमें पता होता है कौन सा शब्द कैसे बोलना है। लेकिन अगर हम शिक्षित नहीं है, तो हम कुछ शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाएंगे, तो जो बच्चे होंगे वो भी वही सीखेंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि परिवार का शिक्षित ना होना। एक और कारण है, जब हमें पता नहीं होता, मतलब कौन सा वर्ण कैसे बोलेगा, उनका जो स्थान है, आपको पता है तय कहाँ से बोलता है, तालु से। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो हमारे दंत से बोलते हैं, दांतों से, कुछ होठ से बोलते हैं, कुछ कंठ से बोलते हैं, कुछ तालु से बोलते हैं। तो अगर हमें इनका सही से ज्ञान है, तो हम बहुत अच्छे से हर एक चीज को उच्चारण कर पाएंगे। तो ये तो थे इसके दोस्त के कारण, मतलब आप कह सकते हो कि क्या कारण है जो लोग अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते। अब है कुछ इसके तत्व है उच्चारण के, ठीक है। तत्व में क्या आएगा आपका, ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था का मतलब यही हो गया कि जो वर्ण है उनके कुछ स्थान होते हैं, कुछ तालु से बोलेंगे, कुछ कंठ से बोलेंगे, कुछ दंत से बोलेंगे, कोई होठ से बोलेंगे, ठीक है। अगर हमें उनका अच्छे से ज्ञान है तो हम अच्छे से उनको उच्चारित कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है बल। बल का मतलब क्या है, कुछ चीजें होती है, जैसे मैंने बोला आम,
ठीक है। आम, तो आम में मैंने जो आ है उस पे ज़्यादा बल दिया, आम। मैं थोड़ा सा धीरे बोला, जो आम है, आ है, वो मैंने अच्छे से बल दिया, तो ये होता है बल। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द पे, कौन से वर्ण पे हमें बल देना है, कौन से अक्षर में, कौन से शब्द में। जैसे कि सेब, सेब में आपका क्या आ गया, बै में भी बहुत ज़्यादा बल मिला, सेब, बै, ठीक है। वैसे भी आप कह सकते हो आम, खरबूजा, बूजा, जब आप बूजा कहते हैं ना, खरबूजा, तो उसमें भी एक बल दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये होता है आपका बल। और तीसरी बात होगी आपकी लय। लय का क्या मतलब होता है, जैसे मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, मैं 3 शब्द बोलूंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बीच में जो भी स्थान रहेगा, जो भी जितना भी मैं समय ले रही हूँ, उसको बोल लेंगे लय। जैसे कि मैंने बोला आम, सेब, संतरा। अब अगर इन तीनों के बीच में सही सही इतना ही एक जैसे समय रहा जब मैंने उनको बोला, तो उसको बोलेंगे लय। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमें बोलना है, कितनी देर रुकना है। फिर आपको होता है गति। कुछ होता है कि हम ना ऐसे ही बस बोले जा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ हम पढ़े जा रहे हैं बिना उसके, बिना रुके, बस ऐसे ही बिना उसके भाव को समझे, उसको कहते हैं गति। तो हमें पता होना चाहिए किसको कितनी गति में बोलना है, तेज बोलना है, धीरे बोलना है, धीरे पढ़ना है या तेज पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है कि नहीं, उसको बोलेंगे आप गति, ठीक है। दूसरा आपको होता है फिर सवराघात। सवराघात में क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं उनको आप बड़े ही एक जोर दे के बोलते हो, बल दे के बोलते हो, ऊंची आवाज में। कुछ ऐसे शब्द होते हैं आप बहुत धीमा बोलते हो, बहुत ही धीरे से बोलते हो, तो उन पे होता है बल, उनको आप बोलोगे सवराघात। इनकी एक ध्वनियाँ ही होती है, जैसे कि मैंने बोल दिया खरबूजा, ठीक है, तो मैंने बहुत धीरे से बोला। और अगर मैं कुछ और चीज़ बोलूँ, पटाखा, ठीक है, जैसे होली, वो दिवाली पे होता है ना पटाखा, तो उसकी जो आवाज़ है, जो उसका सवराघात है, वो ऊंचा हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसको बोलेंगे आप सवराघात। आपने लय देख ली, गति देख ली, बल देख ली, ध्वनि व्यवस्था देख ली, और फिर आपने देख लिया सवराघात। तो ये कुछ ऐसे तत्व है जहाँ से हमें पता चलता है कि जो अगर हमें उच्चारण करना है तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपने देखा होगा कुछ वाक्य होते हैं, जैसे वाक्य खत्म होते हैं तो वहाँ पे होता है एक विराम चिन्ह। मतलब आपने एक वाक्य बोला, राम स्कूल जाता है, अब आपको यहाँ पे रुकना है, क्योंकि अगला जो वाक्य है जब आप उसको बोलोगे तो आपको एक साथ ही बोलना है, वाक्य के बीच में नहीं बोलना होता और रुकना नहीं होता है। जैसे कि आपने कहा राम स्कूल जाता है, तो उसको एक साथ बोलो, तो जो आप रुके वो हो गया आपका विराम, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। फिर आपने कहा सीता खाना खाती है, ठीक है, एक साथ बोला। अब अगर आप ऐसे रुक रुक के बोलोगे, आप विराम पहले ही दे दोगे उसमें, सीता खाना खाती है, तो वो अच्छा लगेगा ना। अगर एक वाक्य है तो आपने उसको अच्छे से बोला, उसमें आपने गति का ध्यान रखा, बल का ध्यान रखा, लय का ध्यान रखा, उसके बाद में आपने जो आपकी ध्वनि व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखा, उसके बाद आपने जो आपकी सवराघात है उसका ध्यान रखा, और फिर आपने कहीं का ध्यान रखा, आपके विराम का, कि जो एक वाक्य है उसको पूरा बोलना है, उसके बाद में आपने रुकना है। जैसे कि राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, ठीक है, तो हमने एक वो बोला वाक्य, और फिर उसके बाद में हमने विराम चिन्ह, मतलब कि हम रुक गए उसको बोलने में।